Hi kids, welcome to Let's Crack CBSE 9th and 10th, and today I am here to discuss with you the 5-month strategy for your CBSE boards exam 2021. Okay, so we are already at the end of the month of September. October से अगर हम count करना शुरू करें, as you all already know that the date of your examination is somewhere on 15th of February, right? The exam are going to start प्रपोजडली ऑन 15th ऑफ February. तो उस हिसाब से अगर देखा है तो हमारे पास लगभग 5 months है और 5 months है अभी. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, कि अभी 5 महीने बाकी हैं. हम काफ़ी अच्छी तैयारी जो है इसमें कर सकते हैं अगर हमारा प्लानिंग अच्छा हो और प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन अच्छा हो. So, without any delay, let us start with the session. So, my name is Rashmi Singh. I am Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code. जब भी आप अनअकैडमी पे कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, इस कोड को यूज़ करने से आपको मिलता है 10% डिस्काउंट. और क्या मिलता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे? तो बच्चों, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है एक ब्लेसिंग की तरह है. वाई आई से दिस, इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग ऐप. ओके, इट इज़ नॉट जस्ट अ लर्निंग ऐप. वाई? Because there you get daily live classes, you can interact with the learner, you can interact, you can clear your doubts, you can talk to them, okay, and then you can have their attention also. So बहुत ही focused पढ़ाई होती है वहाँ पे. live quizzes होते हैं. एंड अदर देन द पेड क्लासेस वी हैव सम फ्री क्लासेस इज़ वेल. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी कई सारी फ्री क्लासेस, फ्री कोर्सेज जो हैं वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है. तो काफ़ी सारी फ्री क्लासेस मिलती हैं. एवरी डे आई टीच देयर एट 12:30 PM. All courses gets covered in one subscription. You just need to download the app. आप CBSE क्लास 10 मैनेज गोल में सेलेक्ट करिए एंड देन आप को जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है वो सेलेक्ट करके आप प्लस पे पढ़ने के लिए आ सकते हो. ओके किड्स, नाउ 5-month स्ट्रैटेजी. सो बेसिकली हमें एक अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है इन 5 महीनों के दौरान. और देखिए, तैयारी तो सभी कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कोई भी स्टूडेंट जो घर पे बैठ के पढ़ रहा है आइदर इन द ट्रेडिशनल वे और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. अब जैसे भी पढ़ रहे हो, स्कूल के अंदर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ रहे हो, डेफिनेटली मेहनत तो सभी के सभी कर रहे हैं. ठीक है, सभी तैयारी कर रहे हैं. लेकिन तैयारी और तैयारी जीत की, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इन दोनों में डिफरेंस होता है 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बस इतना ही, इसी का डिफरेंस होता है. वन इज़ प्लानिंग एंड अनदर इज़ एग्जीक्यूशन. ठीक है, तैयारी और तैयारी जीत की जो होती है, जीतने वाली जो तैयारी होती है, उसमें यही थोड़ा सा फासला रह जाता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो अच्छे से प्लानिंग करके फिर तैयारी कर रहे होते हैं और जो प्लान करते हैं उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं. On the other hand, some students are just working really very hard and they have failed to plan it well. Okay, so अभी हमें क्या करना है? अभी हमारे पास 5 महीने हैं. ठीक है, इट इज़ enough टाइम, बहुत सारा टाइम है हमारे पास. तो मैं यहाँ पर आपके पास एक प्लान लेकर के आई हूँ. आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज जो है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो. मैंने एक नॉर्मल प्लान बनाया है विच कैन वर्क फॉर मैक्सिमम स्टूडेंट्स. ओके, बहुत डिटेल में प्लानिंग की है मैंने. यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सब कैसे पढ़ना है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाली हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट किड्स. अभी हमारे पास 150 डेज़ है. अगर आप अक्टूबर से भी कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो खुद भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड 151 डेज़. अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चलेगा. सो लेट्स say it is 150 days. Okay, so first thing which is important for you to know is that the date of your exam is going to be on 15th Feb. इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, काफ़ी पसंद किया आप सब ने, काफ़ी लाइक्स आए, काफ़ी आपने उसको सराहा, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू. ठीक है, अभी 15th से एग्ज़ाम हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है 15th को ही बिल्कुल आपका मैथमेटिक्स का पेपर है और तैयार रहिए आप जंग के मैदान में जाने के लिए. ऐसा नहीं है. ठीक है, देखो इनिशियली थोड़े थोड़े जो क्योंकि CBSE के अंदर बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारे पेपर होते हैं, तो इनिशियली जो कुछ ऐसे पेपर हैं जो मोस्टली इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, या फिर बोल सकते हो मैक्सिमम बच्चे उसको नहीं सेलेक्ट करते हैं, वही पेपर्स होने वाले हैं. बट येस, यू कैन जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि हाँ 20 या 25 से आपका
जो है मेन जो पेपर्स, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं वो सब स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना माइंड सेट करके रखो कि हाँ भाई एग्ज़ाम जो है वो फरवरी के लास्ट वीक में तो होने वाला है, ओके। नेक्स्ट अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स मैप के हैं, यानी टोटल 16 चैप्टर्स हैं। सो यू हैव टू नो योर सिलेबस रियली वेल। इफ़ यू डू नॉट नो योर सिलेबस देन इट्स गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सबसे पहले तो आपको आपका जो सिलेबस है वो क्लियरली पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है सिलेबस, आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइए, जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही सिंपल स्टेप से आप डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट पे जाना है, मिल जाएगा आपको। सारे सब्जेक्ट के सिलेबस पता होने चाहिए, ठीक है। तो एज फार एज सोशल साइंस इज कंसर्न्ड वी हैव गॉट 16 चैप्टर्स, जिसमें से 2 चैप्टर जो है उसमें सिर्फ मैप आएगा, वाटर एंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। नाउ हम सब तैयारी कर रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछने वाली हूँ। सारे के सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए क्या चाहिए होता है? एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले चैप्टर आपका पढ़ा होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात कर रही हूँ मैं। ये हर बच्चे पे अप्लाई होता है, ये हर एग्ज़ाम में अप्लाई होता है, हर स्टूडेंट पे अप्लाई होता है, नॉट जस्ट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम, ओके। कहीं पे भी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपका जो भी सिलेबस है वो कवर्ड होना चाहिए। आपको जितना आने वाला है एग्ज़ाम में वो आपका कंप्लीटली पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड कंप्लीट योर सिलेबस। सेकेंड थिंग इज़ व्हाट, अगर आपने पढ़ लिया है तो वो कितना समझ में आया है, राइट। तो सेकेंड थिंग इज़ दैट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर टॉपिक की बड़ी अच्छी, और डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए सारे के सारे। मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, ये सेकेंड चीज़ है। पहला पूरा सिलेबस पढ़ा होना चाहिए, जो आ रहा है एग्जाम में सब कुछ पढ़ा होना चाहिए। सेकेंडली कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। डाउट्स हैं तो डाउट ही नहीं रहने चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एंड लास्टली सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग डाउट क्लियर कर रहे हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी है। बट देन अगेन व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज दैट हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस्ड, ठीक है। कुछ बच्चे हैं वो क्वेश्चन आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं वो बिना पेपर देखे ही एग्जाम देने चले गए हैं बिल्कुल बहादुरी के साथ। तो ये बहादुरी हमें नहीं दिखानी है सीबीएसई के एग्ज़ाम के अंदर। आप क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करिए, हर चैप्टर की एनसीईआरटी बुक के पीछे भी आपके एक्सरसाइज हैं वो आप सॉल्व करिए। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सीबीएसई की वेबसाइट्स पे फ्री में अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। एंड लाइक 2 days बिफोर ओनली नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है वहाँ पर सीबीएसई ने एग्ज़ाम का कंटेंट भी अपलोड किया है, ठीक है, स्पेशली फॉर द सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम 2021। ये बिल्कुल लेटेस्ट ताज़ा खबर है, ओके। तो वहाँ पर भी आप जा करके ऐसे सब्जेक्ट्स जो बहुत ही अनट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आईटी है, कंप्यूटर है, उसका मटेरियल आपको हर जगह नहीं मिलता, राइट। फ्रेंच लैंग्वेज है, या कुछ बच्चों का फिज़िकल एजुकेशन होता है, आर्ट्स होता है, मतलब फाइन आर्ट्स वगैरह जो सब्जेक्ट होते हैं, उसका आपको सैम्पल पेपर जल्दी से नहीं मिल पाता। तो आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जा कर के गूगल पे सर्च करिए, वहाँ पर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स के भी सैम्पल पेपर और सारा मटेरियल मिल जाएगा। वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। सो दिस इज़ समथिंग विच क्रिएट्स द डिफरेंस कि आपने पूरा पढ़ लिया, जो चैप्टर आने वाला था सब कवर कर लिया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके डाउट क्लियर है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है क्वेश्चन आंसर, देन आपका जो परसेंटेज है ना कहीं वो लैक कर जाएगा, ठीक है किड्स। So now let us start with the detailed discussion. फर्स्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर 2 ही चैप्टर आ रहे हैं। खुशी की बात है या गम की बात है? देखो खुशी की बात तो है क्योंकि 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, सिलेबस 30% रिड्यूस हो गया है। वाह, बहुत अच्छा, अमेजिंग। बट एट द सेम टाइम जब 2 ही चैप्टर आ रहे होते हैं ना, तो फिर बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब हिस्ट्री में जहाँ पहले 4 चैप्टर्स आते थे, इनफैक्ट 5 चैप्टर यू कैन से एक ऑप्शन में होता था, तो हमारे टीचर्स के पास बहुत सारा चॉइस भी होता था क्वेश्चन बनाने का। अब 2 ही चैप्टर है, पेपर तो 80 मार्क्स का ही आएगा ना, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी डेप्थ में भी पूछे जा सकते हैं। तो बेटर यही होगा कि आपने 2 चैप्टर अगर पढ़ा है तो बड़े ही ईमानदारी से और बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ा हो, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ सॉल्व किया हो, ठीक है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अकॉर्डिंग टू मी दिस चैप्टर कैन get completed in 5 days. Now when you are studying this particular chapter,
तो सपोज करो डे 1 पे मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, मतलब मैंने नेपोलियन जो है वहाँ तक, नेपोलियन के बारे में जो जहाँ तक दिया हुआ है वहाँ तक मैंने पढ़ाई की अपनी बुक से, एनसीईआरटी की जो बुक होती है, लाइक एज यू कैन सी ये मेरे पास भी एनसीईआरटी की मेरी बुक है, मैंने वहाँ तक अगर पढ़ा तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, वो पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें मार्क करेंगे हम, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के अगर क्वेश्चन आंसर हैं तो वो भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत बार बच्चों को नहीं समझ आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर लीजिए उस चैप्टर का, उस टॉपिक का, देन रीड द एनसीईआरटी, मार्क द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन पेपर ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। वहाँ तक का आपको ये सारा करना है। देन डे 2 पे आप जो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, जिसमें लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स एंड रिवोल्यूशनरी के बारे में दिया हुआ है, वहाँ तक पढ़ो एंड अगेन उसका भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करो, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। देन जहाँ पे लुई फिलिप फ्लेड, वहाँ तक की जो पढ़ाई है 1830 के रेवोल्यूशन से लेकर के 1848 तक वाला, वो आप डे 3 पर कर सकते हो। उससे रिलेटेड जितने भी बुक के अंदर पिक्चर्स दिए हुए हैं या जो भी एक्सरसाइज दिया है, एक्टिविटी दिया है बुक के बीच बीच में, वो सब सॉल्व करो, ठीक है। देन डे 4 पर मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली पढ़ो, उसमें भी कुछ मैप्स दिए हुए हैं, मैप नहीं आते हैं एग्जाम में, इग्नोर इट, मैप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जस्ट पे अटेंशन टू द मैप है क्या, उससे समझने में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कर लो आप। और एंड में ये जो विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म है, जिसमें से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला टॉपिक काफ़ी रिपीटेड है, हर बार PYQ आता है इससे, इसमें भी हर बार PYQ आता है, ओके। तो ये आपको डेफिनेटली पढ़ना है, पढ़ते के साथ साथ ये 5 दिन एनसीईआरटी भी सॉल्व करते हुए चलना है हमें, ठीक है। नाउ व्हाट विल वी डू ऑन द डे 6 वन द चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड टिल डे 5। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन हम SST पढ़ रहे हैं। यू कैन सी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन जो है ये मैक्सिमम 1 आवर से लेकर के 1 आवर 45 मिनट तक में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 घंटे आपने पढ़ लिया, काफ़ी है। Then on the day 6 what you need to do, you need to solve the papers of 2020, 2019 and 2018। एटलीस्ट 3 साल का तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड एक साथ आप बैठो और डे 6 पे सारे चैप्टर्स, मतलब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लो। मैंने प्रीवियस ईयर के वीडियोस बहुत पहले ही बना दिए थे, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आपको मिल जाएगा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इवन चैप्टर बेस्ड PYQ भी मिल जाएगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा तुमको, ठीक है। नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर बेस्ड PYQ भी मेरा डला हुआ है वीडियो, वो भी देख सकते हो आप, ओके। लेकिन मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द आंसर्स ऑन द डे 6। डे 6 पे आप कुछ तो आंसर लिखो, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर जाकर के आंसर लिखना है ना, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा ना। नेशनलिज्म इन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो डे 1 पे आई वुड सजेस्ट कि जो हमारा जालियांवाला बाग मैसेकेयर है वहाँ तक कंप्लीट करो, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आपको लगते हैं सॉल्व कर सकते हो आप, वो सॉल्व करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। डे 1 पे जिस दिन पढ़ा, ऑनलाइन लेक्चर देखा, बुक पढ़ी आपने एनसीईआरटी की, और उसी दिन एक आध क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लोगे, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन, ओके। देन डे 2 पर आप पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़िए, उसमें डिफरिंग स्ट्रैंड्स ऑफ मूवमेंट है वो भी कंप्लीट करिए। डे 3 पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और जितने लोगों ने कैसे पार्टिसिपेशन किया था वो पढ़िए। डे 4 पर आप सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग पढ़िए, ठीक है। एंड डे 5 पर मैप करना बहुत ज़रूरी है, सोर्स बॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू किड्स कि अब सिर्फ 2 ही चैप्टर आ रहे हैं हिस्ट्री के, तो थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और हिस्ट्री के 2 नंबर का जो मैप आता है, 2 मार्क्स के जो मैप आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया से ही आते हैं, तो आप मैप जो है वहाँ से कर सकते हो। अगर मैप आपको मैप का लेक्चर अगर आपको अटेंड करना है तो आप यूट्यूब पे भी जाओगे, स्पेशल टेस्ट सीरीज़ का मैंने फर्स्ट क्लास जो है वो मैप पे लिया था, वहाँ पे भी मिल जाएगा। So this way we can complete the whole of your history in just 12 days in very detail। अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे तो परफेक्ट, मतलब होता है ना, आपके एक नंबर भी नहीं कटेंगे हिस्ट्री के अंदर, अगर जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप पढ़ते हो फॉर 12 डेज हिस्ट्री। तो ये तो आपकी हो गई इनिशियल एक बार की तैयारी, ठीक है, मेहनत की, लेकिन ये तैयारी हुई है आपकी जीत की, ठीक है। Now let us move to the geography section। Geography में resource and development, water resources, agriculture, minerals, manufacturing industry, lifelines,
इतने चैप्टर हैं, जिसमें से वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल्स, ये दोनों के सिर्फ मैप आएंगे। मैप के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप लोग। ये जो मैं आपको क्लास बता रही हूँ, मैंने एक यूट्यूब पे जो लेक्चर लिया है, स्पेशल टेस्ट सीरीज डे 1 ऑल मैप्स, सिर्फ आप ये जा करके देख लोगे तो भी आपका मैप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली वंस यू नीड टू प्रैक्टिस, तो भैया इंडिया का मानचित्र खरीद के लाइए और उसको एक बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अदर देन दैट, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है उसका वहाँ पे आप जाइए, उस पर मेरा प्रोफाइल लिंक जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, मेरे प्रोफाइल लिंक पे जाइएगा, आपको यहाँ पे सारा का सारा जो मेरा फ्री लेक्चर है वो मिल जाएगा। एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखो एक टाइनी यूआरएल का लिंक होगा, वो भी अगर आप देखोगे वहाँ पे भी ये सारे लेक्चर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, सो यू कैन डायरेक्टली गो एंड स्टडी फ्रॉम देयर। लेट्स क्रैक ज्योग्राफी जो है सारा ज्योग्राफी उसमें कवर्ड है। सो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है वो हम 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट डे पे आप टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्स प्लानिंग जो है वहाँ तक पढ़ लीजिए। डे 2 पर लैंड रिसोर्सेज और पूरा का पूरा जो उसका यूटिलाइजेशन के बारे में है, लैंड डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन, ये पूरा का पूरा आप डे 2 पर पढ़ लीजिए। डे 3 पर आप सॉयल एज अ रिसोर्स जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। देन सॉयल इरोजन एंड वेज टू कंजर्व द सॉयल, वो सारा का कुछ आप डे 3 पर पढ़ सकते हो, ठीक है। Now what to do on the day 4? Day 4 you need to practice the map, because in geography map is something which plays very important role. It can either increase your percentage or decrease your percentage also sometimes. तो आप मैप करिए प्रैक्टिस, PYQ करिए, और NCERT जो है वो तो डे 1 पे इस टॉपिक के हिसाब से ही आपको करते जाना है, NCERT का एक्सरसाइज, राइट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। मैंने ये टॉपिक पढ़ा NCERT से, ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ा, एंड देन NCERT का क्वेश्चन आंसर उसी दिन पे सॉल्व भी कर लिया, ठीक है। ये तो करना ही है। लास्ट डे पे आपको मैप और PYQ लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस पॉइंट कि आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। सोशल स्टडीज़ में लिखोगे नहीं तो ब्रेन से कब वॉश हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। योर ब्रेन वर्क्स ऑन यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल। इफ़ यू विल यूज इट, it will remain there. If you will not, it will just get lost. Okay, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। Now next is agriculture. Agriculture के लिए मैंने स्पेशली 5 days क्यों दिया है, क्योंकि बच्चों अगर आप 2020 वाला पेपर जा करके देखोगे तो एग्रीकल्चर से एक बड़ा ही ट्विस्टेड क्वेश्चन आया था 1 मार्क का, कि टेम्परेचर आपको लिखना है, रेनफॉल क्या है वो लिखना है, टेबल इनकम्प्लीट थी उसको कंप्लीट करना था। तो एग्रीकल्चर इज़ अ चैप्टर जो अगर हम देखें पूरे इंडिया की बात करें तो भैया NCERT या CBSE जब एग्ज़ाम ले रहा है तो पूरे इंडिया में हर जगह के बच्चों के लिए एग्ज़ाम ले रहा है। उसमें हमारे गांव के भी बच्चे आ गए, शहर के भी बच्चे आ गए। अब एग्रीकल्चर से थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन इसलिए पूछ देते हैं कई बार CBSE में, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी नॉलेज है कि नहीं। एग्रीकल्चरल कंट्री है इंडिया, तो इससे रिलेटेड काफ़ी नॉलेज है बच्चों के अंदर, इसीलिए ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है। बट फिर अगेन आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए एग्रीकल्चर चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है आपका रबी, खरीफ, जायद, वहाँ तक पढ़ लो फर्स्ट डे। उससे रिलेटेड NCERT क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो, कुछ क्विज खेल लो जाके अनअकैडमी पे, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अनअकैडमी पे तो एवरीडे क्विजेज होते हैं, राइट। प्रीवियस ईयर जो पहले के क्विज कराए हुए हैं वो भी जा करके देखोगे तो भी आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देन मेजर फूड क्रॉप्स आप पढ़िए, फिर नॉन फूड क्रॉप्स पढ़िए, और इसमें मेक श्योर कि आप जो भी फूड क्रॉप पढ़ रहे हो ना उसका हाईएस्ट प्रोडक्शन वाला स्टेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, स्पेशली इन नॉन फूड क्रॉप्स। कॉटन हाईएस्ट स्टेट कौन सा है जो प्रोड्यूस करता है, जूट, रबर, शुगर कैन, कॉटन, ये सब आपको पता होना चाहिए। टी, कॉफ़ी, क्योंकि ये मैप में भी मार्क करने आता है। देन रिफॉर्म्स एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर बेसिकली आपके टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं जो एग्रीकल्चर के फील्ड में किए गए हैं, कई बार उससे 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये बच्चों डे 4 वाला जो है ना डेफिनेटली लिख के प्रैक्टिस करना है। इसको याद मतलब नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीधे सीधे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। डे 5 पर आप मैप करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए इस चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके। इसके लिए आप कोई सा रेफरेंस बुक भी ले सकते हो बच्चों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
और एल्स व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली गो टू द CBSE स्टूडेंट्स पोर्टल और CBSE वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर एग्ज़ाम मटेरियल मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आप जा कर के सॉल्व कर लो, लेकिन अगेन आंसर लिख के सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट डे पर जहाँ पे इंडस्ट्रियल लोकेशन है, जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग, इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ो, अगर चाहो तो इसका नोट्स भी बना लो, क्योंकि कई बार इस पर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। डे 2 पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ पढ़नी है, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्या है वो बता देती हूँ कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वो किसी जगह पे लोकेटेड है तो वहाँ क्यों लोकेटेड है। जैसे जूट की इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है तो क्यों लोकेटेड है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जूट को बहुत सारा ह्यूमिड वाला क्लाइमेट चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, इसीलिए तो वो आपको पढ़ना है। एंड हर इंडस्ट्री से रिलेटेड चैलेंजेस पढ़नी है, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री का क्या चैलेंज है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या चैलेंज है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का क्या चैलेंज है इंडिया के अंदर, शुगर केन इंडस्ट्री, ये ज़रूर आपको पढ़ना है। इनफैक्ट नोट्स अगर बना सकते हो तो नोट्स भी बना लो, या फिर लेट्स क्रैक ज्योग्राफी का अगर आप जा करके स्पेशल क्लास पे लेक्चर देखोगे तो वहाँ पे भी आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन ऑन डे 3 जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड वेज टू चेक दैट पोल्यूशन, ये आपको पढ़ना है। ये सिंपल रीडिंग विल ऑल्सो डू, बिकॉज ये जो हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एंड ऑन डे 4 मैप एंड PYQ, अगेन फॉर मैप आई वुड टेल यू कि मेरा यूट्यूब पे जो एक लेक्चर मैंने दिया है वो आप देख लो और मैप प्रैक्टिस कर लो, अभी भी टाइम है। मैप आप लेकर के आइए, चैप्टर पढ़ते जाइए और एक बार मैप खुद से प्रैक्टिस करके एक जगह कलेक्ट करके रख लो, एग्जाम के पहले सिर्फ आपको देख के ही जाना रहेगा, ठीक है ना। मैप को एंड डे के लिए मत छोड़ना, मैप को लास्ट के 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए मत छोड़ना, अभी से ही प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ओके। एंड लास्ट इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इससे कई बार 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, 3 मार्क वाले भी आते हैं, 5 मार्क वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इसके लिए आपको बोलूँगी, आप स्पेशल क्लासेस पे जाइए, मेरा लेक्चर जो है वो अटेंड करिए, अटेंड करने के बाद NCERT से पढ़ना स्टार्ट करिए ये चैप्टर, ठीक है। NCERT से जब पढ़ोगे तो फर्स्ट डे पे आप पाइपलाइंस तक पढ़ लो, ठीक है। इसमें भी जो रोडवेज़ वगैरह हैं उसके नोट्स भी बना सकते हो आप, जो कितने टाइप्स ऑफ रोडवेज़ हैं, कौन मेंटेन करता है किस टाइप के रोडवे को, रेलवेज़, पाइपलाइंस, ये सब का एक नोट्स बना लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देन नेक्स्ट डे वाटरवेज़ एयरवेज़ पढ़िए, जिसमें कि वाटरवेज़ में जो पोर्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो पोर्ट्स के बारे में उनका मैप लोकेशन, एयरवेज़ में भी जो एयरपोर्ट्स हैं उनका मैप लोकेशन ये पढ़ना है। कम्युनिकेशन के अंदर पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, ये दोनों के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं दोनों ही आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म एज अ ट्रेड, दीज आर वेरी सिंपल टॉपिक्स किड्स, बहुत सिंपल टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर डे 1 डे 2 बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डे 3 इज़ लाइक वेरी स्मूथ, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और डे 4 पे क्या करो, मैप करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाना इस चैप्टर के। आई हैव टोल्ड यू 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट पूरे सिस्टम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे काफ़ी हेल्प मिलेगी। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि सारे के सारे सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होते हैं। देन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ NCERT का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते जाओ, बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। NCERT में मार्क कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बुक आपकी रंगी रंगाई होनी चाहिए। एज ओके, आई विल शो यू माई बुक ऑल्सो, एनी ऑफ द पेज, इफ आई शो एनी ऑफ द पेज ना, यू कैन फाइंड दिस, माई बुक इज़ वेरी ब्यूटिफुल। कोई सा भी पेज तुम देखोगे ना तुमको ऐसी रंगी हुई दिखेगी, वाई, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट सो मेनी टाइम्स। सो आपको भी बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करनी है, और जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अपने आप तुमको आइडिया लगने लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आप सेकेंड रिविजन करोगे वहाँ पे PYQ लिखते जाओ, काफ़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ कर ही रहे हैं तो यार अच्छे से करें ना, ताकि मज़ा आए पढ़ने में, राइट, ओके। सो किड्स, मैप के लिए अगेन आई हैव टोल्ड यू कि आप स्पेशल टेस्ट सीरीज़ में मेरा जो ऑल मैप्स वाला लेक्चर है वो अटेंड कर लो। और अगर जैसे मैंने आपको डे वाइज बताया है यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, अगर तुमको वैसे डे वाइज ही पढ़ना है ना,
जस्ट गो एंड बाई द प्लस कोर्स यूजिंग द कोड RSYT, बिकॉज मैंने हर चैप्टर पे ऐसे ही डे वाइज कोर्स बना दिया है वहाँ पे, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारा। इनफैक्ट प्लस पे अब तो हमारी एक नया कोर्स चल रहा है जहाँ पे हम हर चैप्टर के लगभग 200 से 300 क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस का सब्सक्रिप्शन तो बेस्ट है, वहाँ पे तैयारी अच्छी होती है, वहाँ पे सच में तैयारी जीत की होती है। लेकिन अगर आपको खुद से भी प्लानिंग करनी है रिवीजन करने के लिए तो आप ऐसे कर सकते हो, यूट्यूब के लेक्चर, स्पेशल क्लासेस, ये सब के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा, स्पेशल क्लास पे भी मेरे मैप के कुछ लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इनफैक्ट 1 मैप 1 डे करके भी मैंने स्पेशल क्लास पे एक सीरीज़ कराई थी, तो वहाँ पे भी आपको मैप्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ पॉलिटिकल साइंस। ओहो, यहाँ चैप्टर ही इतने, चैप्टर का नाम ही इतना छोटा छोटा है, चैप्टर इतने छोटे छोटे हैं, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना स्कोरिंग है कि तुम्हें मैं क्या बोलूँ यार। पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा आगे भी हेल्पफुल है। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, वो हम कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, पॉलिटिकल साइंस के अंदर ना एक तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, मतलब ये ट्रेंड में है आजकल। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं और पॉलिटिकल साइंस से ही आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, जब भी चैप्टर पढ़ोगे तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। NCERT ज़रूर सॉल्व कर लेना। अगर मैं बोलूँ ना, आउट ऑफ टोटल सोशल साइंस तो सबसे ज़्यादा अगर NCERT के क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्टली आते हैं तो वो आते हैं आपके सिविक्स के अंदर, ठीक है ना। मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं, कुछ हेडिंग्स जो हैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में ही दी हुई होगी। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर सीधे सीधे अगर हेडिंग क्वेश्चन के फॉर्म में है, क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप कि NCERT बड़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। एंड आफ्टर अटेंडिंग एनी ऑफ द ऑनलाइन लेक्चर्स गो थ्रू द NCERT वेरी सीरियसली। ओके, चलो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग में डे 1 में श्रीलंका तक की केस स्टडी पढ़ लीजिए। डे 2 पे आप वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल वो पढ़ सकते हो, एंड इसके साथ साथ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आप करते हुए चलिए। खलील्स डिलेमा है वो भी एक बार पढ़ लो। वैसे तो देखो बॉक्सेस से नहीं आता है क्वेश्चन सिविक्स के अंदर, बट यू नेवर नो, जब तैयारी कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। एंड लास्ट डे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो है ये डेफिनेटली नोट्स बना के प्रिपेयर करो बेटा, और ये तो डेफिनेटली लिख ही लेना, राइट इट डाउन। ओके, वाई, बिकॉज ये आता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। ऐसे ही अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम भी आता है, इसमें जो 4 पॉइंट्स हैं वो डेफिनेटली आते हैं, वो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, स्किप मत करिएगा। देन डे 4 पर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन PYQ सॉल्व करना है लिख के, ठीक है। अगेन आपको स्पेशल क्लास पर मेरी सिविक्स की पूरी सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के संपूर्ण सिविक्स नाम से टाइनी URL वाला लिंक दिया हुआ है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी चेक कर लो, मिल जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म। इसमें बच्चों व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, जो फेडरलिज्म के फीचर्स हैं वहाँ तक आप पढ़ लीजिए डे 1 पे। डे 2 पे हाउ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड, जो हमारे लैंग्वेज पॉलिसी है, देन लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन है, उसके बारे में पढ़िए। डे 3 पे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़िए, जो पंचायती राज है वो फॉर्म हुआ है, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है वो आप पढ़िए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी एवरी डे सॉल्व करते जाओ। डे 1 से रिलेटेड क्वेश्चन डे 1 पे सॉल्व करना है, डे 2 वाले टॉपिक से रिलेटेड NCERT वाले क्वेश्चन आंसर इसी दिन सॉल्व करना है। एंड फाइनली डे 4 पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो आपको लिख के सॉल्व करना है। पॉलिटिकल पार्टीज अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर, डायरेक्टली 1 मार्क के भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार 3 मार्क के भी आते हैं, 5 मार्क के भी आते हैं। पार्टीज़ के एट्रीब्यूट दे दिए गए हैं, आपको पार्टी आइडेंटिफाई करना है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो ऑन द फर्स्ट डे जो कितने तरह की पार्टीज़ होती हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम, वहाँ तक आपको कवर करना है। डे 2 पर आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें लगभग 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बताया गया है, वो आपको करना है। एंड हो सके तो नोट्स भी बना लो, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, बुलेट पॉइंट्स, वो बनाओ। एंड लास्ट डे पर आपको चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। अगेन यू कैन सी बच्चों, यहाँ पर ये बिल्कुल क्वेश्चन के फॉर्म में ही हेडिंग है, तो ये आता है सीधे सीधे, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, आइदर 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। ओके, दिस इज एज पर
माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। एंड डे 4 पर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए आप लोग। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वेरी इजी चैप्टर, और ये चैप्टर जो है ना खुद से पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक है। पहले ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करो, मेरा ऑनलाइन लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल है, 1 चैप्टर 1 डे, या फिर संपूर्ण सिविक्स पे जाकर के आप ये चैप्टर एक बार अटेंड कर लो। पहले चैप्टर अटेंड करो, बाद में चैप्टर पूरा ऑनलाइन पढ़ने के बाद एनसीईआरटी से रीड करो। और ये चैप्टर ऐसा है बच्चों, दिस इज़ द ओनली चैप्टर जिसमें आपको सजेस्ट करती हूँ कि पूरा चैप्टर भी एक ही दिन में पढ़ लोगे तो भी बहुत मज़ा आएगा। पहले पूरा का पूरा ऑनलाइन लेक्चर आप करिए अटेंड, एंड देन एक ही दिन बैठ करके पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आप कवर करिए। थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड में जा करके पढ़ाई करने की कोशिश करो। ये चैप्टर इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के पीछे मत भागो। मम्मी पापा हैं घर पे, वो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, पुराने ज़माने में क्या प्रॉब्लम होती थी इंडिया में पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और अभी के टाइम पे क्या प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से डिस्कस करके भी आप समझ सकते हो। तो घर में पेरेंट्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, पूरे पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ रहे हो तो उनका भरपूर फ़ायदा उठाओ मम्मी पापा का, ठीक है। उनसे जाकर के पूछो कि भैया इस टाइम पे क्या हुआ था, हमारे देश में पहले कितने स्टेट्स थे, बाद में क्यों ये स्टेट बने, आपने न्यूज़ देखा था क्या, क्यों बिहार और झारखंड अलग हो गया, या छत्तीसगढ़ एमपी से क्यों अलग कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से पता होती है, और जब ये तुम डिस्कस करते हो ना तुमको याद हो जाता है। ओके, तो प्लीज़ ये जो मेरा छोटा सा टिप्स है ना, ये ज़रूर आप लोग यूज़ में लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको करना है, मैंने आपको बता दिया है, वो वीडियो जा करके देख लो, पूरे 2 आवर्स का मैराथन सेशन था वो। एंड आप ढूंढोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर किया था, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक्स इज़ सो ईजी, इतना ईजी है, इतना रिलेटेबल है, तुम डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकते हो, इसीलिए इसको तो बिल्कुल कभी भी टेंशन में आकर के पढ़ना ही नहीं है। बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है, जस्ट बिलीव माई वर्ड्स। ओके, आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करिए। अगर नहीं इस चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आता है तो ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करो, फिर एनसीईआरटी रीड करो। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस इसमें आपको रीड करने हैं, पॉइंट तो है लेकिन डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक के अंदर। लिटरेसी रेट का, नेट अटेंडेंस रेशियो का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एंड देन बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशन हर चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगे। पार्टिजनशिप क्या होता है, एथनिसिटी क्या होती है, तो मतलब हर जगह पे ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है ना, या हिस्ट्री के अंदर एब्सोल्यूटिस्ट, यूटोपियन, कंजर्वेटिव्स, ये तो हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी तो कभी भी 1 मार्क, हाफ मार्क वाला क्वेश्चन रह जाएगा, कहीं ना कहीं आपके रिडक्शंस हो जाएंगे, तो इसीलिए वो पढ़ना ज़रूरी है। एंड इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों बॉक्स में भी कुछ कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ओके, लाइक प्रीवियस ईयर में तो आया था मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड, सो पे अटेंशन टू दैट ऑल्सो। डेवलपमेंट चैप्टर जो है अगेन 4 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, नेशनल डेवलपमेंट तक आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है, डे 1 पे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हो। आपके एनसीईआरटी बुक में ही एक्सरसाइज दी हुई है, बुक के अंदर अंदर ही चैप्टर के बीच में, तो वो आप सॉल्व करते हुए चलो। डे 2 पे आपको हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज पर कैपिटा इनकम, एंड देन जो स्टेट का कंपैरिजन दिखाया गया है, हरियाणा, केरला और बिहार का, वो सब कुछ कंप्लीट कर लो। डे 3 पे पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, HDI, ये सब आपको करना है। एंड डे 4 पर आपको एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज जो पीछे वाली है वो सॉल्व करनी है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना है, सारे डेफिनेशन एक जगह पे लिख के रखने हैं, सो दैट आपको ईजी हो एग्जाम के टाइम पर। ओके, नाउ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी आपको सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी बच्चों आपको जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, वो सारा कुछ करना है। अगेन दैट कैन आल्सो गेट कंप्लीटेड इन 4 डेज। एंड मनी एंड क्रेडिट के अंदर बच्चों एज यू कैन सी, आप मनी एंड क्रेडिट जो चैप्टर है ना, उसमें आपको बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, बेसिकली बैंक के फंक्शनिंग को बताया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मनी के फंक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है। देन डे 2 पे आपको जो बैंक की एक्टिविटी होती है, लोन की, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, उसके बारे में पढ़ना है। अगेन आपको यहाँ पर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं,
अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, उनसे डायरेक्टली जाके पूछिए कि अच्छा ये बैंक के लिए ये बैंक कैसे काम करता है, हम गारंटी पे क्या क्या देते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, कोलैटरल क्या होता है. दे कैन वेरी वेल हेल्प यू. देन यू हैव टू स्टडी अबाउट फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना है. इसमें भी डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा. ठीक है. और सोशियोथॉन करके भी हमने एक यूट्यूब पे अपना लॉन्च किया था बच्चों, इसी चैनल पर सोशियोथॉन का कोर्स लॉन्च किया था. उसमें भी आपको सारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर मिल जाएंगे मेरे. ठीक है. लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट 1991 में आया था, ये हमें पता है. एंड ग्लोबलाइजेशन में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स. इस चैप्टर में और कुछ है नहीं. आप इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन पढ़िए डे 1 पे, डे 2 पे इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स पढ़िए, डे 2 पे ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स ने ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबलाइजेशन में क्या रोल है, ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, ये सबको आपको पढ़ना है. छोटे छोटे बॉक्सेस में स्टोरी दी गई है, इसमें अलग अलग कंपनीज़ के बारे में, लोगों के बारे में, वो ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर वो जो छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. जैसे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन होता है वैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो ज़रूर पढ़िए आप. एंड देन डे 4 पर अगेन यू नीड टू सॉल्व PYQ, NCERT एक्सरसाइज, डेफिनेशंस. सो दिस वीक किड्स, और इकोनॉमिक एक्सप्रेस जो है हमारे स्पेशल क्लासेस पे, वो तो आप अटेंड कर ही सकते हो, पूरा का पूरा आपका इकोनॉमिक्स वहाँ पे कवर हो जाएगा. सो दिस वीक किड्स वी आर स्पेंडिंग 12 days टू स्टडी हिस्ट्री, 17 days टू स्टडी ज्योग्राफी, 16 days पॉलिटिकल साइंस, 16 days इकोनॉमिक्स. So this comes to be 61 days sometime, somewhere. Okay. तो अक्टूबर और नवंबर तक आपका जो है ना ये पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा. बट एट द सेम टाइम किड्स, जब जब मैंने आपको डे 4 लिखा है ना, जहाँ पे भी डे 4 या डे 5, जहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर का NCERT सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेक श्योर कि वहाँ पर आप कुछ जो पुराने वाले चैप्टर्स हैं वो भी रिवाइज करते चले जाओ. ठीक है. जैसे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मैंने आज पढ़ा, तो वो मुझे एग्रीकल्चर के लास्ट डे पे रिवाइज भी करना है. ठीक है. तो जहाँ आपको फर्स्ट बार पढ़ाई करने के लिए 12 days लगे हैं ये पूरे के पूरे चैप्टर को, जब आप सेकेंड टाइम उसको पढ़ोगे तो आपको जस्ट 6 days इट विल टेक. मतलब 3 दिन में आपका पूरा एक चैप्टर हो जाएगा हिस्ट्री का, 3 दिन में और नेक्स्ट हो जाएगा. ठीक है. सो दिस वे, और 30 days आपको, यानी कि पूरा का पूरा आपका दिसंबर जो है वो फिर से एक बार क्विक रिवीजन आप कर सकते हो सारे चैप्टर्स का. ओके. जितना यहाँ पे टाइम लिया उसके जस्ट हाफ टाइम में आप कर लोगे. ठीक है. दिसंबर में. एंड देन व्हेन इट कम्स टू जनवरी, एटलीस्ट वीक में एक दिन आप एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो. अगर आप एक सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सिर्फ हिस्ट्री का एक सॉल्व कर लिया. ठीक है. एक ज्योग्राफी का सॉल्व कर लिया 2 दिन में, हफ्ते में, मतलब अगर आपने 2 सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लिया, इट्स मोर देन एनफ. ठीक है. तो पूरे के पूरे जनवरी के अंदर आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं बच्चों, या पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ. एक बार 2018 का पेपर उठाया मैंने, पूरा का पूरा सॉल्व किया. जो चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस है उसको आउट ऑफ सिलेबस लिख दो, प्रॉपर 3 घंटे बैठ करके एग्ज़ाम दो. लगना चाहिए कि भाई अब हम एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, तभी हो पाएगी आपकी तैयारी जीत की. प्लानिंग तो बड़ा अच्छा बना दिया है, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जीक्यूट नहीं किया ना तो फिर इट विल बी ऑल वेस्ट. ओके. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि खुद का टाइम टेबल बना लो, इसकी हेल्प लेते हुए, इस वीडियो की हेल्प लेते हुए, एंड उसको एग्जीक्यूट करो व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज देन डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी इन माई स्पेशल क्लासेस. आरंभ है प्रचंड सीरीज़ जो है वो भी इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है आपकी. ठीक है ना. तो यहाँ पर भी हम आपको पूरी हेल्प करेंगे. आरंभ है प्रचंड सीरीज़ में भी सारा का सारा चैप्टर ऐसे ही कवर होगा जैसा आपको डे वाइज यहाँ पर दिखाया जा रहा है. एंड मेरा ऑलरेडी प्लस पे तो कोर्स लॉन्च हो ही चुका है जिसका नाम ही है तैयारी जीत की, है ना. और प्लस पे आपको सारे हर चैप्टर के डिटेल्ड कोर्सेज भी मिल सकते हैं. सो यू कैन जस्ट कम देयर यूजिंग द कोड RSYT. एंड एवरी डे स्पेशल क्लासेस मैं लेती हूँ 12:30 PM पे. तो यू कैन कम, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आ जाओ, वहाँ पे लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो, सीधे आके डाउट्स पूछ लो. ओके किड्स.
तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ऐप डाउनलोड करिए, RSVD कोड यूज़ करिए और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि सारे नोट्स वहीं मिलते हैं आपको। तो किड्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, कुछ हेल्प हुई, गिव अ थम्स अप, subscribe to our channel and hit the bell icon as well. Thank you so much. Bye bye. Take care. Let's crack it.